हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटर्स एकेडमी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिविल इंजीनियरिंग की फ्यूचर में क्या रिक्वायरमेंट्स रहेंगी और फ्यूचर कैसा है। दोस्तों, सिविल इंजीनियरिंग का फ्यूचर में क्या क्या काम हैं ऐसे जो सिविल इंजीनियरिंग में किए जा सकते हैं या फिर फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज क्या क्या हो सकती है। तो दोस्तों, इसको दो तरीके से बताया जाएगा। एक तो आपके करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप सिविल इंजीनियरिंग को एज अ करियर चूज करके फ्यूचर में कैसे देखते हैं और आप किस सेक्टर में जाना चाहते हैं, यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं या गवर्नमेंट सेक्टर में। ये तो एक तरीका हो जाता है ये करियर पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अगर सिविल इंजीनियरिंग को ही आगे अगर भविष्य देना है और सिविल इंजीनियरिंग में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज जो दिखती है कई सारी फील्ड्स में, आप किन फील्ड्स में जाना चाहते हो उसको लेकर के, तो दोस्तों आज उस बारे में भी बात की जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखिए और वीडियो से जो कुछ सीखने को मिले दोस्तों, उन लर्निंग्स को अपने जीवन में उतारिए और इन लर्निंग्स को दोस्तों दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करिए। कॉम्पिटिटर्स एकेडमी की यही कोशिश है दोस्तों कि अगर आप सिविल इंजीनियरिंग हमारे थ्रू पढ़ रहे हैं तो दोस्तों आपको एक बेहतर सिविल इंजीनियर बनाया जाए। दोस्तों, ऑलरेडी सिविल इंजीनियरिंग के ऊपर वीडियोस आ चुकी है जिसमें बताया गया था कि सिविल इंजीनियरिंग अगर आप कर रहे हैं तो इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिनको आपको पढ़ना होता है और उनका डिफरेंट डिफरेंट जो गवर्नमेंट एग्जाम्स है या आपका बीटेक एग्जाम भी होगा तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कितना महत्व है दोस्तों, उसको बताया था हर एक सब्जेक्ट वाइज दोस्तों। तो बीटेक, जेईई लेवल, गेट, पीएसयू और इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग की वीडियोस बनाई जा रही है दोस्तों। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो जाकर के देखिए। शुरुआत हो चुकी है दोस्तों सिविल इंजीनियरिंग को गहराई से समझने की, एक एक टॉपिक को बारीकी से जान रहे हैं दोस्तों। और हमने दोस्तों सिविल इंजीनियरिंग को बिल्कुल शुरू से समझाने की कोशिश की। आज वीडियो में हम बात कर रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग के भविष्य में क्या अपॉर्चुनिटीज है उसको लेकर के। अगर आपकी ब्रांच सिविल इंजीनियरिंग है, आप बीटेक के सेकंड थर्ड ईयर फाइनल ईयर में हो या बीटेक कर चुके हो और आप देख रहे हो कि करना क्या है आखिर आपको, तो दोस्तों दो अपॉर्चुनिटी बनती है। या तो आप जो है दोस्तों प्राइवेट जॉब्स की तरफ जो है जा सकते हो, प्राइवेट जॉब्स में काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। दूसरा होता है दोस्तों गवर्नमेंट एग्जाम्स के थ्रू जो है गवर्नमेंट जॉब्स जो है क्रैक कर सकते हो। यहाँ पे जो है दोस्तों कॉम्पिटिटर्स एकेडमी के चैनल पे आपको ज्यादातर इंफॉर्मेशन जो है दोस्तों जो पढ़ाया जाएगा वो आपके बीटेक में भी काम आएगा, जेईई लेवल, गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम सभी जगह काम आएगा। इवन दोस्तों अगर आप प्राइवेट जॉब्स के लिए भी देख रहे हो तो आपके कॉलेज में प्लेसमेंट होगा दोस्तों, तब भी आपकी सिविल इंजीनियरिंग की जो कोर मेन सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर अच्छी पकड़ होनी चाहिए, वो सब भी आपको यहाँ पे दिया जाएगा। तो दोस्तों चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, किसी भी डायरेक्शन में जाना हो आपको, तो सिविल इंजीनियरिंग को अगर आप पढ़ रहे हो तो दोस्तों आप कॉम्पिटिटर्स एकेडमी की वीडियोस को फॉलो करें और दूसरे लोगों तक भी पहुंचाएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मिलकर के डिस्कशन करें हम एक बेहतर सिविल इंजीनियर कैसे बन सकते हैं। दोस्तों प्राइवेट सेक्टर में बहुत एनॉर्मस अपॉर्चुनिटी होती है, मल्टीपल अपॉर्चुनिटी होती है। आप जो है दोस्तों, लेकिन जिस तरीके से सैलरीज की एक्सपेक्टेशन होती है न्यू कमर्स को, फ्रेशर्स को, वो दोस्तों आपको प्राइवेट जॉब्स में दिखने को नहीं मिलेगी। वो आपको हो सकता है कम मिले, 15,000 भी मिल सकता है, 20,000 भी मिल सकता है, 30,000 भी मिल सकता है, 25,000 कुछ भी मिल सकता है। ये डिपेंड करता है आपके कॉलेज के लेवल, कॉलेज किस तरीके का, किस स्टैंडर्ड के कॉलेज से हो, आपने कौन सी डिग्री कर रखी है, बीटेक है कि डिप्लोमा है, इन सब पे डिपेंड करेगा और उस अकॉर्डिंग आपकी प्राइवेट सेक्टर की सैलरी जो है डिसाइड होगी। लेकिन गवर्नमेंट जॉब्स जो होती है दोस्तों वो काफी प्रेस्टिजियस मानी जाती है सोसाइटी में। लोगों को दिखाने के लिए अगर आपको अच्छे से गवर्नमेंट जॉब्स चाहिए तो गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर सकते हो आप। लेकिन दोस्तों जिस तरीके का कंपटीशन है गवर्नमेंट जॉब्स में, तो उसको लेकर के आप पहले से ही तैयार रहें। उसको लेकर के हम यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब्स के लिए आपको पूरी तरह से प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन मेहनत अल्टीमेटली आपको करनी है। सीटें जो होती हैं दोस्तों कुछ चंद होती है, लेकिन उसके लिए जो लाखों की संख्या है वो तैयारी कर रही होती है। तो आपको जो है अपनी तैयारी किस क्षेत्र में करनी है वो डिसाइड करना होगा। गवर्नमेंट जॉब्स के बाद में एक सेटिस्फेक्शन की फीलिंग होती है दोस्तों, आप इजी गोइंग जो है एक सस्टेनेबल लाइफ जी सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी लाइफ में। ऐसी एक परसेप्शन रहता है कि भाई गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हो, एक बार आपको जॉब लगने तक, भले से इसमें कम से कम जो आमतौर पर टाइम पीरियड माना जाए तो 3 से 4 साल लगते हैं दोस्तों, 3 to 4 ईयर्स लगते हैं। लेकिन अगर आपने कॉम्पिटिटर्स एकेडमी पे जो आपको एडवाइस दी जा रही है उसको फॉलो किया
तो मेरी कोशिश यही है कि आप सिंगल वन अटेम्प्ट सफिशिएंट है, एक ही अटेम्प्ट सफिशिएंट है दोस्तों, ठीक है। अटेम्प्ट जो है सफिशिएंट है इस किसी भी तरीके के एग्जाम को क्रैक करने में। स्पेशली मैं दोस्तों इन एग्जाम्स के लिए तो कह सकता हूं, मैंने खुद ने निकाले हुए हैं, तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि भाई जेई हो, गेट हो, एई एग्जाम हो, एसएससी जेई हो, ये एग्जाम एक ही अटेम्प्ट में, सिंगल अटेम्प्ट में निकल जाते हैं। इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए आपको स्पेशल फोकस करना होगा दोस्तों। उसके लिए हो सकता है एक अटेम्प्ट में बात नहीं बने तो 2 अटेम्प्ट या 3 अटेम्प्ट तक भी जाता है, लेकिन मेहनत करते हुए चलना होता है। और एक बात का हमेशा ध्यान रखना, लाइफ में कुछ भी अगर आप अचीव कर लेते हो तो उसको साथ में रखो। जेई बन जाओ या एई बन जाओ, उसको साथ में रखो। प्राइवेट जॉब्स में हो तो प्राइवेट जॉब के साथ बने रहो, और अगर टारगेट ऊंचा है इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम का तो उसको रखो, लेकिन क्या है, अपनी जॉब करते हुए उसके साथ में ही तैयारी करो इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम की। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको कहना चाहता हूँ कि भाई यहाँ पे प्राइवेट जॉब्स है और गवर्नमेंट जॉब्स है। प्राइवेट जॉब्स में जो है फ्यूचर है दोस्तों, फ्यूचर ज्यादा है यहाँ पे पॉलिटिक्स ज्यादा है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, पॉलिटिक्स ज्यादा है। मेरे कई दोस्त हैं गवर्नमेंट जॉब्स में है, पॉलिटिक्स की वजह से परेशान है वो। वहां पे जो है जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं उनका इंटरफेरेंस, सोसाइटी का इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा होता है, तो वो इश्यूज जो होते हैं गवर्नमेंट जॉब्स में बहुत ज्यादा आते हैं। उसकी वजह से आपको मेंटली जो है पेन हो सकता है, तो ये बात का भी ध्यान रखना। बताया नहीं जाता है ये चीजें, जब ग्राउंड लेवल पे आप जाओगे तो तब आपको समझ में आएगा कि गवर्नमेंट जॉब्स में भी इतना आसान नहीं है। और ये दोस्तों कहा जाता है कि ये 9 to 5 की जॉब होगी ये भी, और ये भी 9 to 5 की जॉब होगी। तो दोस्तों एक बात बताता हूँ, ये 24 आवर्स की जॉब होती है, ठीक है। एक बात ध्यान रखना आप हमेशा, यहाँ पे आपको सैलरी की बिल्कुल गारंटी है कि आपको मंथ के एंड में सैलरी मिल जाएगी। यहाँ पे वही डर रहता है कि प्राइवेट जॉब्स में जो है आपकी जॉब कभी भी जा सकती है आपके हाथ से, ठीक है। ये जो है डिपेंड करता है कितना आपका बूम बन रहा है सेक्टर में उसके ऊपर, या फिर आपका एक्सपीरियंस कितना है। अगर आपका अच्छा एक्सपीरियंस है, आप अच्छी कंपनी से जुड़े हुए हो, तो प्राइवेट जॉब्स में जो है हमेशा आप बिल्कुल ऐसा ही फील करोगे कि भाई वो तो जीवन भर उसमें नौकरी की जा सकती है। एलएनटी हुई, ठीक है, और भी बहुत सारी कंपनी है, डीएलएफ हुई, जो कंपनियां जो है वेल एस्टेब्लिश्ड है, ठीक है, वहां पे कोई दिक्कत नहीं है, वहां कोई इश्यूज नहीं होंगे आपको प्राइवेट ऐसी कंपनियों में। लेकिन गवर्नमेंट अगर जॉब्स की बात कर रहे हो तो दोस्तों आपकी 24 आवर्स की जॉब होगी, ऐसा नहीं है 9 to 5 की जॉब्स होगी। लेकिन यहाँ पे छुट्टियां आपको आसानी से मिल जाएगी, यहाँ पे मुश्किल होगी आपको, यहाँ पे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ज्यादा होगा, यहाँ पे फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अपडेट होना पड़ेगा, हमेशा अपडेट होते रहना पड़ेगा। अपडेट नहीं हुए तो फिर आप जो है रेस से बाहर, आपको हमेशा अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको प्रूफ बार बार नहीं करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ के अलग चैलेंजेस है, यहाँ के अलग चैलेंजेस है। चैलेंजेस दोनों साइड में है। लोग जो है आप जो है अपनी फील्ड जो है अपने इंटरेस्ट के साथ में डिसाइड करें, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि और यहाँ पे एक्सपीरियंस की बहुत वैल्यू होती है दोस्तों। एक्सपीरियंस के बिना जो है आपको एंटर नहीं करने दिया जाएगा, ठीक है। एक्सपीरियंस बहुत चाहिए होता है, तो शुरू में कम पे स्केल पे काम करना पड़ता है। यहाँ पे ज्यादा पैसे मिल जाते हैं, लेकिन आपको बस गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक करना होता है। तो ये सारी कुछ बातें थी जो कि मैंने अब तक बताई आपको प्राइवेट और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। अगर आपको जो है कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो, मैं आपको आंसर देने की कोशिश करूंगा या उसके ऊपर फर्दर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा दोस्तों अगर यहाँ पे देखा जाए आपको, तो अगर हम बात करें तो सिविल इंजीनियरिंग में क्या क्या फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज है, तो दोस्तों चूंकि मेरे को जो है काफी सिविल इंजीनियरिंग में टाइम हो चुका है, मैंने काफी एग्जाम्स की तैयारी की। आपको जैसा कि पता हो, मेरा CPWD और PhD डिपार्टमेंट में जूनियर इंजीनियर में रह चुका हूं। इसके अलावा दोस्तों मेरा प्रोजेक्ट एसोसिएट की पोस्ट पे भी CBRI रुड़की नाम से दोस्तों एक इंडिया की सबसे प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे भी पोस्ट थी मेरी। तो दोस्तों एक लॉन्ग एक्सपीरियंस हुआ है, मैंने काफी सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन की। स्पेशल मेरा फोकस पॉइंट था UPSC सिविल सर्विसेज एग्जाम और इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम या राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एग्जाम। तो मैंने बहुत सारी लर्निंग की और उस लर्निंग के बेसिस पर कई सारी वीडियोस है मैंने शेयर की हुई है, जो कि मैंने यूथ एजुकेशन नाम से एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है। आप जाकर के उनको देखिए और वहां से बहुत सारी बातें होंगी जिनको सीखिए।
वो हमारे चैनल पर आती जाएंगी वो वीडियोस, उनको भी फॉलो करें। अब मैं बताना चाहता हूँ भाई सिविल इंजीनियरिंग के फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा भविष्य की बात करें, ठीक है। फ्यूचर मतलब अगर देखें 2025 से लेकर के 2030 तक की बात करें हम, क्या होने वाला है इंडिया के अंदर, हमको वो देखना होगा, वो समझना होगा। हमको जो है नए तरीके के लोगों की जरूरत होगी। सिविल इंजीनियरिंग में जो है आउटडेटेड चीजें जो है वो तो पुरानी तो एग्जिस्टिंग है, जो चली रही है, लेकिन आपको नई कुछ चीजें सीखनी होगी और बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है इसको लेकर के। दोस्तों इंडिया में जो है अगर देखो तो किन सेक्टर्स में आप जा सकते हो, प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट के थ्रू ज्यादा होगा पार्टिसिपेशन, क्योंकि फ्यूचर टर्म जैसे एसोसिएट हो रही है तो गवर्नमेंट बॉडीज में आने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। लेकिन दोस्तों प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट बॉडीज है वो काफी ज्यादा इन सब चीजों को लेकर के आगे रहती है, अच्छे से काम करती है। तो दोस्तों मेट्रो प्रोजेक्ट्स, मुझे लगता है मेट्रो प्रोजेक्ट्स में जो है आपको काफी सारी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। आगे भविष्य में बहुत सारे मेट्रो के प्रोजेक्ट चलेंगे। मेट्रो के अलावा बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट चलने वाले हैं इंडिया में, तो बुलेट ट्रेन पे एक स्पेशल फोकस रहेगा। क्लाइमेट रेजिलियंट बिल्डिंग्स का इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो है दोस्तों बहुत फोकस रहने वाला है। तो क्लाइमेट रेजिलियंट जो है दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर बनने वाला है, बिल्डिंग्स के प्रोजेक्ट आने वाले हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके की चीजें होने वाली है, क्योंकि दोस्तों क्लाइमेट चेंज एक काफी इंपॉर्टेंट इशू है इस टाइम पे वर्ल्ड के सामने। और एक एज अ सिविल इंजीनियर आप क्या सॉल्यूशंस दे सकते हो क्लाइमेट चेंज को जो है काउंटर करने के लिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज बनती है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ग्रीन बिल्डिंग्स का कॉन्सेप्ट भी आ रहा है दोस्तों। ग्रीन बिल्डिंग्स इंडिया में काफी कम है, लेकिन अगर यूरोपियन कंट्रीज में और अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात करें तो दोस्तों ग्रीन बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काफी फोकस हो रहा है, काफी रिसर्च हो रही है। और वहां की जो यूनिवर्सिटीज है हमेशा दोस्तों रिसर्च एंड डेवलपमेंट के क्षेत्र में काफी काम करती रहती है। तो दोस्तों आपको जो है ये भी सोचना होगा कि ग्रीन बिल्डिंग की डायरेक्शन में एज अ सिविल इंजीनियर आप क्या फ्यूचर में दे सकते हो। अगर आपको इंटरेस्ट है इन सब्जेक्ट्स में तो इनके ऊपर स्पेशलाइजेशन भी कर सकते हो दोस्तों। बीटेक के बाद एमटेक करें, किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से करें दोस्तों, गेट रैंक पकड़ के करें। उसके बाद में दोस्तों पीएचडी के लिए अप्लाई करें और पीएचडी में भी कोई ऐसा रिसर्च का टॉपिक रखें जहां पे दोस्तों ग्रीन बिल्डिंग के क्षेत्र में आप क्या काम कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों आप क्लाइमेट रेजिलियंट बिल्डिंग्स कैसे तैयार कर सकते हो। इसके अलावा देखिए अगर दोस्तों यहाँ पे तो सिविल इंजीनियर्स की और भी कई क्षेत्रों में बहुत अपॉर्चुनिटी है भविष्य में। तो देखो तो दोस्तों सोलर और विंड को लेकर के दोस्तों बहुत ज्यादा सोलर और विंड प्रोजेक्ट्स को लेकर के बात चल रही है और चल ही नहीं रही है दोस्तों, काम होना शुरू भी हो गया। यहाँ पे सिविल इंजीनियर्स की काफी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। इसके अलावा देखिए तो सॉफ्टवेयर, काफी सारे ऐसे सॉफ्टवेयर है दोस्तों। अगर आप सॉफ्टवेयर वाली फील्ड में जाना चाहते हो तो सिविल इंजीनियर्स का यहाँ पे भी काफी स्कोप है। काफी तरीके के सॉफ्टवेयर हैं दोस्तों जो सिविल इंजीनियरिंग में सीखने होते हैं आपको। आप अपनी डिग्री के जो 4 साल होते हैं उनको वेस्ट ना करें, यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को होता है, टाइम बहुत होता है आपके पास में और बहुत कुछ सीख सकते हो। कम से कम दोस्तों 8 से 10 तरीके के ऐसे सॉफ्टवेयर हैं दोस्तों, ठीक है। ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो कि मैं ये कहना चाहता हूं दोस्तों सिविल इंजीनियर्स को आज के टाइम पे आने चाहिए। अगर आप सऊदी अरबिया या ऐसे नेशंस में जाना चाहते हो या यूरोप में या अमेरिका में जहां जाना चाहते हो तो दोस्तों वहां पे कई तरीके के स्पेशल सॉफ्टवेयर्स होते हैं दोस्तों, उनकी रिक्वायरमेंट होती है। अगर देखो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट होता है आज के टाइम पे, रेविट, ऑटोकैड तो कॉमन हो चुके हैं दोस्तों। उसके अलावा भी आर्किटेक्चरल काफी सारे सॉफ्टवेयर आ चुके हैं, तो उनके बारे में सर्च करिए नेट पर, इंटरनेट पे, ठीक है। यूट्यूब के ऊपर आपको काफी वीडियोस मिल जाएगी। मेरी कोशिश होगी फ्यूचर में जो है मैं उन सब सॉफ्टवेयर्स को कवर करूंगा एक वीडियो में, जिसमें बताऊंगा कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि आपको समय से पहले ही तैयार कर लेने चाहिए और उसके बारे में जो है आपके सीवी में जो रेज्यूम होता है उसमें ऐड ऑन करना चाहिए इन चीजों को, ताकि आपको पता चले कि किन किन सेक्टर्स में जो है आपको सिविल इंजीनियरिंग है तो आप कैसे बेहतर एक सिविल इंजीनियर बनोगे। अगर आपका हार्ड मतलब जो आपका एग्जीक्यूशन अच्छा है तो साथ में सॉफ्टवेयर पार्ट भी अच्छा होना चाहिए, ठीक है।
आज के टाइम पे ये एक जरूरी रिक्वायरमेंट बनती जा रही है। आप अगर बेस्ट बनना चाहते हो तो उस दिशा में ये सब चीजें काम आएंगी। इसके अलावा दोस्तों रिसर्च एंड डेवलपमेंट की मैंने जैसे कि बात की, और मैं हमेशा बात करता हूँ कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक अलग ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है दोस्तों, जो हमेशा ही था और हमेशा ही रहेगा। तो R&D जो है दोस्तों, ये PhD के थ्रू ही आप कर सकते हो। PhD करनी होगी आपको किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप कोई सा भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। मेनली दोस्तों जो लोग है दोस्तों, आमतौर पे जो परसेप्शन है वो यही रहता है कि अगर M.Tech करनी है तो दो ही ब्रांच अच्छी है, एक तो है स्ट्रक्चर्स, ठीक है, स्ट्रक्चर्स एक तो अच्छी ब्रांच है, दूसरी ब्रांच अगर बात कर रहे हैं हम तो दूसरी है जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग, ठीक है। जियोटेक्निकल जो है इंजीनियरिंग में जो है आप जो है दोस्तों M.Tech कर सकते हो और उसके बाद फर्दर स्पेशलाइजेशन कर सकते हो दोस्तों, PhD कर सकते हो, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे या किसी इंडिया की किसी प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम कर रही है। जैसे मैं पहले CBRI में था दोस्तों, प्रोजेक्ट एसोसिएट की पोस्ट पे, तो दोस्तों उसी तरीके से दोस्तों आप ऐसी कोई रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ सकते हो। अगर देखा जाए दोस्तों यहाँ पे कुछ नेक्स्ट बात इंपॉर्टेंट जो देखने को मिल रही है, जो मुझे लगता है दोस्तों फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा काम आएगी आपके, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक नई फील्ड की तरह उभर रहा है। कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ये जो है दोस्तों यहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। अगर आप देखो तो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ठीक है, ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्षेत्र जहां पे जो है वर्कलोड थोड़ा कम होता है और दोस्तों हाई प्रोफाइल वर्क मिलता है। आप प्रोजेक्ट मैनेजर बन जाते हो और उसके लिए जो है इन सब चीजों की जरूरत होती है। इसके अलावा कुछ सॉफ्टवेयर के ऊपर एक अच्छा कमांड भी चाहिए होता है, जैसे मैं बता रहा था माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट, ठीक है। और इसके अलावा और भी सॉफ्टवेयर होंगे, जैसे जैसे हम आगे सीरीज में चलेंगे मैं आपको सॉफ्टवेयर के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। मैं पर्सनली जो सोचता हूं दोस्तों वो ये सोचता हूं कि भाई आप जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अगर मशीन लर्निंग की बात की जाए, इसको किस तरीके से हम लोग जो है सिविल इंजीनियरिंग में इम्प्लीमेंट करेंगे, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो सोचने लायक है दोस्तों। किस तरह से इसका एग्जीक्यूशन, इसकी मर्जिंग होगी सिविल इंजीनियरिंग में, तो ये एक बहुत फ्यूचरिस्टिक सेक्टर मुझे लगता है दोस्तों। इसके अलावा एक और चीज मैं कहना चाहूंगा दोस्तों, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को लेकर के। ब्लॉकचेन दोस्तों यहाँ पे आप जो है मैं मिटा देता हूं यहाँ पे, ये एक कुछ उभरते हुए सेक्टर्स है दोस्तों। ये जो है किस तरीके से सिविल इंजीनियरिंग में मेजर रोल प्ले करेंगे। एक नाम है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ठीक है। टेक्नोलॉजी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट इमर्जिंग सेक्टर है। बिटकॉइन के आने के बाद से जो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी काफी पॉपुलर हुई है ऑल ओवर द वर्ल्ड, और इसका जो है किस तरह से यूज होगा दोस्तों आने वाले भविष्य में, ये देखने वाली बात होगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दोस्तों कुछ और ऐसी इंपॉर्टेंट बातें बताता हूँ जो फ्यूचर पर्सपेक्टिव से है कि सिविल इंजीनियरिंग में अगर आप फ्यूचर बनाना चाहते हो और आप फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज देखते हो, क्या क्या हो सकता है, क्या क्या संभावना है, कहाँ तक हम जो है एक्सपांड कर सकते हैं, नए क्षेत्र कौन से आ सकते हैं। तो दोस्तों ये फास्ट कंस्ट्रक्शन की जो है काफी कंपनीज हैं जो फास्ट कंस्ट्रक्शन में बिलीव करती है, और इस तरीके की कंपनीज की बहुत ज्यादा जरूरत भी है इंडिया में, जो कि 3 दिन के अंदर में, जैसे फॉर एग्जांपल 3 मंजिल की बिल्डिंग बना दी, या 10 दिन के अंदर 10 मंजिल की बिल्डिंग बना दी। इस तरीके के स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट हो रहे हैं, ये चाइना में हो रहा है दोस्तों, यूरोप में कई कंट्रीज में हो रहा है, अमेरिका में हो रहा है, इंडिया में क्यों नहीं हो रहा है, इंडिया में भी होना चाहिए। तो दोस्तों इस तरीके की टेक्नोलॉजीज कैसे आ सकती है, और ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो सेक्टर्स हैं उनको भी समझे कि फास्ट कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी कैसे होती है, दूसरी कंट्री कैसे कर पा रही, इस पे से रिलेटेड रिसर्च पेपर्स को पढ़िए और उनसे जो है फर्दर नॉलेज को इकट्ठा करें, और दोस्तों इनके ऊपर वर्क करें दोस्तों कि कैसे हो सकता है ये सब। ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स आप पढ़ोगे दोस्तों हाईवे इंजीनियरिंग के अंडर में। हाईवे इंजीनियरिंग में जब ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक पढ़ोगे तो ट्रैफिक के बेहतर मैनेजमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं, ऐसे कौन सी एक लिडार टेक्नोलॉजी होती है दोस्तों, लिडार नाम से जो है टेक्नोलॉजी है दोस्तों, इस
टेक्नोलॉजी का कैसे यूज करके हम जो है अपने ट्रैफिक को बेहतर बना सकते हैं। आपको पता होगा टेस्ला की कार आ चुकी है जो कि ड्राइवरलेस कार है, तो वो भी जो है सड़कों पे दौड़ेगी। तो इस तरीके से सड़कों का जो हमारी जो रोड्स है उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ ऐसा होना चाहिए कि इस तरीके से जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनी हुई कार्स होंगी वो किस तरह से फास्ट गति से जो है हमारे रोड्स पर चल सके। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे इमर्जिंग सेक्टर्स है जिनके बारे में आपको सोचना विचारना चाहिए, गहराई में जाना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों बाकी फास्ट कंस्ट्रक्शन के साथ में मैं ये कहना चाहूंगा कि प्री स्ट्रेस्ड कंस्ट्रक्शन जो होता है, प्री स्ट्रेस्ड ठीक है कंस्ट्रक्शन होता है, वो कैसे बढ़ाया जा सकता है इंडिया में, इसको भी देखें आप। प्री स्टेज्ड कंस्ट्रक्शन जो है उसके थ्रू जो है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है ज्यादा जल्दी से जल्दी हो सकते हैं, फास्ट बन सकते हैं। तो ये सब चीजें हैं दोस्तों जो आपको अब तक में समझ आया होगा कि भाई सिविल इंजीनियरिंग का अगर फ्यूचर की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो ये कई सारे सेक्टर्स हैं जो कि और छोटी छोटी नई नई बातें हैं जो सिविल इंजीनियरिंग से जोड़ के हम सिविल इंजीनियरिंग को फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक डायनामिज्म दे सकते हैं, एक गहराई दे सकते हैं। अब देखो इसके अलावा देखिए तो ऑटोकैड सॉफ्टवेयर्स, ये तो आपको समझ आ ही गया होगा। ऑटोकैड और सॉफ्टवेयर, रिमोट सेंसिंग और जीआईएस टेक्नोलॉजी, ये एक और इंपॉर्टेंट सेक्टर है। रिमोट सेंसिंग और जीआईएस ठीक है, ये जो है जियोमेट्रिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, जीआईएस जो होती है दोस्तों, अर्थ जो है उसमें किसी पर्टिकुलर रीजन में जो है आपको कोई सर्च करना है, रिसर्च करनी है कि भाई कितने एरिया के ऊपर जो है डेजर्ट है और किस तरीके से जो है कितने एरिया के ऊपर मान लो ग्रीनरी है, तो ग्रीनरी कहाँ कहाँ पे है, ये सब जो है आपको आइडेंटिफाई करने के लिए ये रिमोट सेंसिंग जीआईएस जैसी टेक्नोलॉजी हेल्प करती है। आपको जो है कई तरीके का डाटा कलेक्शन में काम आती है ये चीजें दोस्तों। डाटा जब आपके पास कलेक्ट हो जाता है, ठीक है, तो आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं वहां पे ये जीआईएस और रिमोट सेंसिंग बेस्ड डाटा काम आता है, और उसके बाद में आप फर्दर ये जान पाते हो कि किस तरह से जो है प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन किया जा सकता होता है। ठीक है, तो ये एक इमर्जिंग सेक्टर है दोस्तों। इसके थ्रू जो है आप इसरो और नासा में भी पहुंच सकते हो। ठीक है, इसरो और नासा में जैसी ऑर्गेनाइजेशन में भी आप पहुंच सकते हो अगर इन चीजों की आपको गहराई से नॉलेज होगी तो। इसके अलावा और भी सेक्टर्स हैं अभी सिविल इंजीनियरिंग में जो हम बात कर रहे थे, जिनके थ्रू आप लोग इसरो नासा जैसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सकते हो। हमारे इंडिया में जो है दोस्तों एक कल्चर है एग्जाम्स को क्रैक करके ही पहुंचने का, तो अगर आप इसरो जैसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ना चाहते हो या फिर जो भी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है या स्पेस बेस्ड कंपनियां हैं, तो फिर आपको स्पेस इंजीनियरिंग के क्षेत्र में सिविल इंजीनियर का क्या रोल रहेगा उसको समझना पड़ेगा। ठीक है, वो भी एक बहुत अच्छा और इमर्जिंग सेक्टर है, वहां पे भी बहुत अपॉर्चुनिटीज है दोस्तों। हो सकता है आप लोग इस पे भी काम करो कि मार्स पर जाएं हम लोग, तो किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर मार्स के ऊपर क्रिएट किया जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीजें भी होगी। और इसके अलावा एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग, ये भी एक नया सेक्टर है दोस्तों। एनर्जी की डिमांड जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड काफी ज्यादा है, तो एनर्जी साइंस, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट सेक्टर है। अर्थ साइंस, एनर्जी साइंस, बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों जो यहाँ पे आप फर्दर पढ़ सकते हो। एक्स्ट्रा से आपकी फर्दर नॉलेज एड ऑन होगी। आप अगर नॉलेज बढ़ाना चाहते हो तो भी बढ़ा सकते हो दोस्तों। किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में भी रिसर्च करना चाहते हो तो रिसर्च भी कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों डिजास्टर मैनेजमेंट और 3D प्रिंटिंग, ये दो और सेक्टर हैं दोस्तों जिसको मैं बताना चाहता हूं। ये अभी के नए लेटेस्ट इमर्जिंग सेक्टर हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने कहा दोस्तों यहाँ पे कि भाई 3D प्रिंटिंग और डिजास्टर मैनेजमेंट, यहाँ पे भी सिविल इंजीनियर्स का काफी रोल रहेगा दोस्तों कि डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए जो है किस तरह से हम जो है अर्थक्वेक या कोई भी डिजास्टर होती है मान लो,
तो उसके अगेंस्ट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं। वो सब चीजें आपको डिजास्टर मैनेजमेंट में पता चलेगी और इसमें कैसे सिविल इंजीनियर ऐसी एक्टिविटीज या रोल प्ले कर सकता है कि अगर कहीं पूरे के पूरे गांव खाली हो जाते हैं और काफी डिजास्टर आने वाली है भविष्य में, बहुत सारे जो है इस तरीके के इंसिडेंट होने वाले हैं, अर्थक्वेक आते हैं, तो उस केस में ऐसे कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करें कि एक बिल्डिंग जो है ठहरी रहे अपनी जगह पे और लोगों को नुकसान ना पहुंचे। ठीक है, इसके अलावा मैं कह रहा हूँ ये लास्ट चीज बता रहा हूँ कि 3D प्रिंटिंग दोस्तों, 3D प्रिंटिंग से किस तरह से एक के बाद एक जो है मशीनों के थ्रू जो है बिल्डिंग्स को कंस्ट्रक्ट किया जाता है, बिल्डिंग्स पे बिल्डिंग्स खड़ी कर दी जाती है, बिल्डिंग्स बना दी जाती है दोस्तों। तो वहां पे क्या रोल होता है 3D प्रिंटिंग का, ये बिल्कुल लेटेस्ट इमर्जिंग चीजें हैं जिनके बारे में आज की वीडियो में मैंने बात की है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों यहाँ से आपको अब तक में बहुत सारी चीजों के बारे में एक मोटा आइडिया लग गया होगा, मोटा मोटी तौर पर आप पहुंच चुके होंगे कि ये समझ चुके होंगे कि आपको कौन सा सेक्टर है जो पसंद आ रहा है। जो भी आपकी पसंद का हो उस क्षेत्र में चाहो तो दोस्तों रिसर्च भी कर सकते हो, पीएचडी कर सकते हो, कई सारी आईआईटीज हैं वहां पे प्रोग्राम्स चल रहे हैं उससे रिलेटेड। और दोस्तों अगर आप चाहो तो फॉरेन कंट्रीज से भी जो है पीएचडी के वर्क कर सकते हो। अगर नहीं चाहो तो भी दोस्तों रिसर्च पेपर पब्लिश करने में और इंडिया में भी ही लेक्चरर की अगर पोस्ट ढूंढ रहे हो तो दोस्तों वहां पे भी दोस्तों आपको प्रोफेसर बनने के लिए या असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर के लिए या आगे तक ये सब चीजें काम आएंगी। ठीक है, ये जितनी भी चीजें बताई गई है ये स्पेशलाइजेशन काम आएगा और आपको जो है फॉरेन कंट्रीज से जो है कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन मिलेगा आपके प्रोजेक्ट्स में वर्क करने पर। ठीक है, तो आप जो है दोस्तों उम्मीद करता हूँ यहाँ से बहुत कुछ सीखे होंगे, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज का पता चला होगा, क्या क्या हो रहा है वर्ल्ड में, आगे भविष्य में क्या क्या होने वाला है सिविल इंजीनियरिंग के डायरेक्शन में, ये सब पता चला होगा आपको। तो दोस्तों वीडियो को अगर आपने एंड तक देखा है तो दोस्तों उसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।